नाटक सिंदूर की होली, ये लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। ये एक समस्या प्रधान नाटक है। इसमें समस्या बताई गई है, भारतीय नारी की समस्या तथा वैधव्य समस्या को दिखाया गया, मतलब नारी की क्या क्या समस्याएं होती है और एक विधवा औरत की क्या क्या समस्याएं उसके बारे में बताया गया है। नाटक 3 अंकों में से अंदर कुल 3 अंक दे रखे हैं और इसके प्रमुख पात्र क्या क्या हैं? रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, भगवंत सिंह, हरनंदन, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर और कुछ जन, ये सारे इसके करेक्टर्स हैं। अब इसके अंदर सारांश में सबसे पहले अंक में क्या बताया गया है इसके अंदर? अंक की शुरुआत में बरसात का दिन है। आकाश में घने बादल छाने के कारण समय का मालूम नहीं हो रहा है। मतलब आकाश में बहुत घने बादल छाए हुए हैं तो पता नहीं चल रहा कितना समय हो रहा है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगला, उसमें अंग्रेजी ढंग से बना हुआ कमरा जिसमें चारों ओर से खुला हुआ दरवाज़ा, बीच रखा हुआ एक बड़ा सा मेज और लकड़ी की कुर्सियां रखे हैं। तो कमरे का इसमें ढांचा बताया गया कि कमरा किस प्रकार का, डिप्टी कलेक्टर का अंग्रेजी ढंग का उसका कमरा है। और अलमारियों में किताबें इत्यादि काफ़ी सामान और घर की दीवार की सीमेंट कहीं कहीं उखड़े हुए हैं। मुरारी लाल कहते हुए कि 9:30 बज चुके हैं कहते हुए आते हैं क्योंकि उन्हें कोई मिलने आने वाला था। उसी के बारे में माहिर अली से पूछते हैं, मतलब मुरारी लाल माहिर अली से कोई आने वाला था तो उसके बारे में पूछते हैं। तब माहिर अली उनके आने की बात कहते हैं कि हिस्से की झगड़ा हो गया। तो उनके आने की बात कहते हैं जिससे झगड़ा हुआ। 17-18 साल के लड़के का एक राय साहब हड़प लेना चाहते हैं, मतलब 17-18 साल के लड़के का हक जो है राय साहब हड़प लेना चाहते हैं। मुरारी लाल कहता है कि भगवंत सिंह बड़े ही जालिम हैं, सब जगह पैसे देके अपना रौब जमाए हुए, तो वह भी क्या कर सकते हैं और वह भी कुछ लेंगे। माहिर अली को दुख होता है कि राय साहब सबको खुश करके उस लड़के को मार डालेंगे। इस पर मुरारी लाल कुछ किरकिट करते हुए मनोज को पैसा मिला कि नहीं पूछते हैं। तो वह मिला होगा या मिल जाएगा कहते हैं। और मुरारी लाल फिर दोहराते हैं कि मनोज शंकर को मालूम नहीं होना चाहिए कि उसके पिता ने उसकी वजह से आत्महत्या की है। बार बार दोहराने के कारण पूछने पर मुरारी लाल कहते हैं कि उसके मुंह पर कालिख लग जाएगा और अंदर जाते हुए चंद्रकला से कोड़ पत्र आने के बारे में पूछते हैं। तो वह मनोज की पत्र आने और उसमें उनकी बीमारी बढ़ने की बात कही गई है, मतलब जो पत्र आया है उसमें उसकी बीमारी बढ़ने की बात बताई गई है। तो यह कहते हैं कि वह खुद अपना बीमारी बढ़ा रहे हैं, मतलब अपनी बीमारी को खुद ही बढ़ा रहे हैं। या तो समय पर खाना नहीं खाता था, रात में पार्क जाके बांसुरी बजाता रहता है। साथ ही वह सोचते हैं कि जो कुछ कर सकते। ये सब सुन चंद्रकला संदेह की नज़र से देखते हुए पूछती है, ये तकलीफ तो आपकी वजह से नहीं और आपका कोई नहीं है। तो वह कहता है, उनका कोई नहीं क्यों, दोस्त का लड़का है। माहिर अली आकर राय साहब और एक आदमी के आने की बात करते हैं। इतने में माहिर अली बाहर से आते कहते हैं कि बाहर से कोई एक आदमी आया है और साथ में राय साहब हैं। तो अंदर चले जाते हैं और उससे पैसे लेने को कहते हैं। कुछ दिन बाद जब पैसा लेकर माहिर अली अंदर गए तब मुरारी लाल बाहर आते हुए लड़के से उसका संबंध पूछते हैं। मुरारी लाल बाहर आते पूछते हैं उस लड़के से उसका क्या संबंध है। तो राय साहब खुद को उनकी चाचा और हरनंदन को दूर की मामा बताते हैं। कहते हैं मैं इसका चाचा हूँ और हरनंदन के दूर के मामा हैं। लड़के के पिता की मृत्यु के बाद लड़के आवारा हो गए हैं और उन्हें लगान वसूलने नहीं दे रहे हैं। तब मुरारी लाल समझाते हैं कि मैं उसे समझा दूंगा, धमकी दे दूंगा, वह समझ जाएगा। इस पर राय साहब भगवंत सिंह सिहर कर कहते हैं, अब तक तो मर गया होगा। मुरारी लाल को बहुत क्रोध आता है और उसे जल्दी जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह नहीं जाता। तब क्रोध भरी निगाह से देखने पर भगवंत सिंह निकल जाता है। अंदर से माहिर अली मुरारी लाल को खाने के लिए बुलाते हैं। फिर अंदर से बाहर झगड़ा हो रहा है और अंदर से जो माहिर अली है उसका नौकर जो है उसको बुलाता है मुरारी लाल को और गहरी सांस के साथ कहते हैं, राय साहब ने लड़के को मार डाला। तब वह कहता है, मरवा डाला? राय साहब का कुछ नहीं होगा क्योंकि वह ऑनरेडी मजिस्ट्रेट है ना, लेकिन उनकी पत्नी और उसकी माँ का क्या होगा? जिस लड़के को मारा है उसकी पत्नी और उसकी माँ का क्या होगा? वे अब कैसे जिएंगे? माहिर अली इसका जिम्मेदार मुरारी लाल को मानते हैं। माहिर अली के अकॉर्डिंग मुरारी लाल इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने उससे पैसे लिए हैं। तब मुरारी लाल कहता है, कानून भी तो ऐसा है, सजा उन्हें नहीं होती जो अपराध करता है, भली उससे होती है जो छुपाना नहीं जानता। मतलब जो अपराध करता है उसको सजा नहीं होती, सजा उसको होती है जो अपने अपराध को छुपा नहीं पाता। अगर छुपा लिया तो अपराध किसी के सामने आएगा ही नहीं। चंद्रकला को उस लड़के की मृत्यु के बारे में जानकर बड़ा दुख होता है और उनकी हंसी बातें करना सब आमिर अली को बता रहे होते हैं कि मनोरमा आकर उस लड़के का चित्र देती है जिसे देखकर वह चौंक जाती है और मनोरमा को बताती है कि राय साहब ने लड़के को मरवा डाला। बाहर से मनोरमा आती है और उस लड़के की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि इस लड़के को राय साहब ने मरवा दिया।
अब दोनों चित्र को क्या करना है उस पर विचार कर मनोरमा लड़के की विधवा को देने की बात कहती है कि हमें ये चित्र लड़के की विधवा को देना चाहिए, लेकिन चंद्रकला नहीं देना चाहती क्योंकि उसी एक ही दिन में उसका हंसना, आंखें, उसका उभरा मस्तक सब स्मृति बनकर उसके हृदय में बैठ गया है। जहां मनोरमा ने चित्र का नाम यौवन के द्वार पर रखा है, वहीं चंद्रकला उसका नाम मृत्यु के द्वार पर रखने के लिए कहती है। उस पर वे बोलते हैं नाम यौवन के द्वार पर ही रहेगा, क्योंकि तब वह मरे नहीं थे। मनोरमा की बातें सुनकर चंद्रकला रोने लगती है। पूछने पर कि क्यों रो रही है, वह कहती है कि वह भी विधवा हो गई है। मनोरमा उसे सामान का ख्याल रखने के लिए कहती है कि मुरारीलाल आते हुए उसकी आंख लाल होते देख क्यों रो रही हो। मनोरमा अपनी जाने की बात कहती है। तब मुरारीलाल कहता है उसे यहाँ तो कोई कष्ट नहीं, इसे अपना ही घर समझो, और बातों बातों में रजनीकांत का चित्र देखते तो किसने और क्यों बनाया। तो वह कहती है कि कला किसी के लाभ की नहीं होती, यूं ही उसे देखा और बना दिया। मतलब उसने उसकी फोटो बनाई थी, उसकी कोई फोटो थी नहीं। उसी समय माहिर अली के साथ मनोज शंकर आते हैं। मुरारीलाल आकर बिना परीक्षा दिए आने की वजह पूछते हैं। तो मुरारीलाल उनसे आने की वजह पूछते हैं कि जरूरत पैसे भेजने के कारण और चित्र को देखते हुए कि इस लड़के को मृत्यु हुआ तो आप उनके लिए कितने अंश के अपराधी हैं। मनोज शंकर उनसे पूछता है कि जरूरत से ज़्यादा पैसे देकर उनके पिता की हत्या पर बर्डर डालता रहता है ताकि मनोज उनसे अपने पिता की आत्महत्या का कारण ना पूछे। उसी समय मारे हुए रजनीकांत को मुरारीलाल के बरामदे में कुछ लोग छोड़कर आते हैं और सब उसे देखकर दुखी हो जाते हैं। ये था इसका पहला अंक। अब है इसका दूसरा अंक। दूसरा अंक, इस अंक की आरंभ मनोरमा और मनोज शंकर की बांसुरी सीखने और बजाने को लेकर होता है। मतलब मनोरमा और मनोज शंकर बांसुरी सीखने और बजाने के लिए आते हैं। साथ ही मनोज शंकर पूछते हैं कि डॉक्टर गए कि नहीं, तो वह बताती है नहीं, शरीर की जांच कर रहे हैं। फिर दोनों कला और जीवन को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तभी मुरारीलाल आकर घर को नाटक घर बनाने की बात करते हैं कि तुमने घर को नाटक घर बना दिया है। मनोज शंकर को वे कहते हैं जैसे उनका संस्कार और शिक्षा बिगड़ गया है, तब वह उनका विकास कहता है। क्योंकि मुरारीलाल मनोज शंकर का चंद्रकला के पास ना होने पर नाराज होते हैं। मनोज शंकर चंद्रकला के पास नहीं था, उससे नाराज होते हैं। मुरारीलाल मनोरमा को किस कारण से रजनीकांत का चित्र बनाया था पूछने पर वह चंद्रकला के जोड़ देने पर बनाने की बात कहती है। मनोरमा से पूछते हैं कि उसने रजनीकांत का चित्र क्यों बनाया, तो वो कहती है कि चंद्रकला ने जोड़ दिया था इसीलिए उसने बना दिया। और मनोज शंकर कहता है कि उसी के दुख में वह बीमार पड़ती है। लेकिन मुरारीलाल यह मानने को तैयार नहीं। मनोज शंकर को दोषी ठहराता है कि वह असावधान और मनोरमा को डॉक्टर साहब भेजने के लिए कहते हैं। वे आकर सुई लगाने की बात करते हैं क्योंकि उनकी नाड़ी बहुत धीमी चल रही है। उस पर मनोज शंकर डॉक्टर का विरोध कर उसे उसी घुमाने ले जाने की बात करते हैं, मतलब वापस ले जाने की बात करते हैं। वह नहीं मानते ऐसा हो सकता है। तब लोग उन लोगों को दूसरे कमरे में जाने के लिए कहकर वह चंद्रकला को समझाते हुए कि दोनों अपने स्वभाव एवं प्रकृति की दूरी को मिटाने के लिए घूमने जाने की बात कहते हैं। मतलब उसे लगता है कि चंद्रकला को वहाँ से वो ले जाएंगे तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा और ठीक हो जाएगी, जिससे चंद्रकला को कुछ संदेह तथा निराश भाव से उनकी ओर देखती है। उसके बाद कपड़े बदलने के लिए जाते हैं। उसी समय मनोरमा दीवार पर उंगली से रेखाएं खींच रही होती है। मनोज शंकर के पूछने पर बताती है कि वह अपने को भूलने के लिए रंगों से खिलवाड़ करती है। ये कि वो रंगों से खिलवाड़ इसलिए करती है ताकि अपने आप को भूल जाए और अब उसे छोड़ देना चाहती है। जहां मनोरमा विधवा में कविता और दर्शन कहती है, वह मनोज शंकर विधवा को कलंक मानते हुए उसे युग के साथ बदलने की बात कहते हैं कि विधवा जो है एक कलंक की तरह से युग के साथ बदल जाना चाहिए। तो मनोरमा उसे जीवन का आदर्श मानती है। ऐसे में मनोज शंकर असमंजस में पड़ गए कि थोड़ी देर पहले दोनों जो अविवाहित रहकर कला के साथ जीवन जीने की बात कर रहे थे। तब मनोरमा कहती है कल्पना में हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता बड़ी ही भयंकर होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तब मनोरमा कहती है तुम दोनों मोह में पड़े हो, उसी के कारण चंद्रकला भी बीमार पड़ी है। मनोज शंकर मनोरमा के मोह में और चंद्रकला रजनीकांत के मोह में, तो उन दोनों को अपने आप में मिटा रहा है। मतलब जो चंद्रकला है वो इसलिए बीमार है क्योंकि रजनीकांत की मृत्यु हो गई, उसके मोह में वो बीमार हो गई, उससे प्रेम था। और मनोरमा जो है मनोज शंकर के मोह में है। चंद्रकला के आने से दोनों निकल जाते हैं। मनोरमा की बातें सुन रहे मुरारीलाल बड़ी प्रशंसा करते हैं। जो बात वह आसानी से मनोज शंकर को समझा नहीं पा रहे थे उसे मनोरमा ने समझा दिया। तो उन्हें कुछ और दिन रुकने के लिए कहते हैं। वे ना रुकने की बात कहकर अंदर चली जाती है। तभी माहिर अली आते हुए रजनीकांत का हाल बताते हुए कहते हैं घाव बहुत गंभीर है। उन लोगों ने उसे मारने की पूरी कोशिश की पर शायद वह बच जाए। साथ ही राय साहब द्वारा और 40,000 देने की बात करने पर पहले तो मना करता है, पर रजनीकांत को ही दे दूंगा कहकर लेने की बात करता है। कहता है ठीक है कोई नहीं, दे दो, मैं रजनीकांत को दे दूंगा। तो माहिर अली कहते हैं वह मर भी सकता है। तब मुरारीलाल उसके पैसे को उसकी सजा मानता है।
क्योंकि उसी के बल पर वह ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बने हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और माहिर अली को राय साहब से पैसा लाने के लिए भेजते हैं। अब है इसका तीसरा अंक। इस अंक में रात का समय है, कमरा उसी तरह सजाया हुआ, बड़े कमरे के एक भाग में लालटेन जला हुआ और बाकी सारी जगह अंधेरा है। बरामदे में माहिर अली बैठा है, भीतर की तरफ आती हुई मनोरमा उसे पुकारती है, पर वह कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि सपने में दो काले आदमी शैतान की तरह खौफनाक उसका हाथ पकड़कर खींच रहे थे। तभी वह जाग गया। उसे लगता है कि रजनीकांत को लेने के लिए दूत आए हैं। तब मनोरमा को बाहर जाने के लिए कहता है। उसी समय बाहर से मनोज शंकर और चंद्रकला आते हैं और रोते हुए माहिर अली से पूछते हैं कि क्या हुआ। वह बताते हैं राय साहब ने 40,000 और दिए। उधर अस्पताल से मौत के वक्त का बयान लेने के लिए मुरारीलाल गया है। तब मनोज शंकर उनसे पूछते कि इतने सालों की नौकरी में कभी ऐसा हुआ है? तो वह कहता है, जानना चाहते हो, पर ऐसा करने से उसे फांसी चढ़ना होगा। साथ में कहता है 10 साल हो गए, वह उस बात को किसी से नहीं कहते। तब मनोज शंकर उसे कहने के लिए कहते हैं, तो वह कहता है उससे तो नहीं कह सकता। माहिर अली अंतिम बार रजनीकांत को देखने के लिए अस्पताल जाना चाहता है। वहां आती चंद्रकला भी मनोज शंकर को जाने के लिए पूछती है, पर वह नहीं जाना चाहती। वह दोनों ही चले जाते हैं। तभी मनोरमा भी आती है और सज धज को देखकर चित्र बनाने के दिन ऐसे श्रृंगार ना करने का कारण पूछती है और कहती है कि तब आज जैसा स्थिति नहीं थी। उस व्यवहार को देखकर मनोरमा पूछती है कि दोनों में समझौता हुआ कि नहीं। इस पर कहती है प्रयत्न दोनों ने किया पर सफल नहीं हुआ और अब वह विधवा बनकर जीना चाहती है। चूंकि मनोरमा 8 में विधवा हुई थी, मतलब मनोरमा जब 8 साल की थी तो विधवा हो गई थी बिना किसी को देखे समझे। अब वह 20 वर्ष की है, वह सब कुछ समझती है और अनुभव कर सकती है। साथ ही उसके पिता ने इतनी शिक्षा भी दी है कि वह आत्मनिर्भर होकर जी सकती है और उसे सिंदूर दिखाने के लिए साड़ी सिर से हटा देती है। तो विस्मय से मनोरमा पूछती है कि सिंदूर कहाँ से आया? तब वह बोलती है अस्पताल में जब वह बेहोश था तभी उनके हाथों से ये लग गया, मतलब जो रजनीकांत बेहोश था उसके हाथों से लग गया। मनोरमा को लगता है कि जैसे उससे उपहास किया गया। तो वह कहती है कि उसकी विधवा रूढ़ियों का है जिसकी कोई धारणा नहीं है, लेकिन उसका यौवन और पुरुषत्व के विकास की है। मनोरमा का मन विषाद से भर उठता है और वह चंद्रकला को तीक्ष्ण नजर से देखती है, टेढ़ी नजर से देखती है। चंद्रकला अंदर से शीशा लेकर लालटेन उठाकर अपना चेहरा देखने लगती है। मनोरमा उसे विवाह का अर्थ, शास्त्रार्थ, वेद मंत्र के बारे में बताती है, पर वह शीशे में खुद को निहारने में व्यस्त होती है। फिर वह कहती है, तुम तो खुद को आत्मज्ञान और चिरंतन नारित्व की बात करती हो, अब ऐसे अपने को देख रही हो। और बहुत बार वह धव्य को ध्यान धारणाओं को समझाने का प्रयत्न किया है, पर वह समझने को तैयार नहीं, मतलब चंद्रकला कुछ भी समझना नहीं चाहती। बाहर मोटर की शब्द सुनकर वह साड़ी ऊपर उठा लेती है। मुरारीलाल आकर उसे अस्पताल जाने की बात पूछते हैं तो वह अंदर चली जाती है। पीछे पीछे वह भी जाने को तत्पर होते हैं कि मनोरमा उन्हें शांत होने के लिए कहती है, वरना कुछ अनर्थ हो सकता है। वह बैठ जाता है और रजनीकांत के बयान पर कहते कि सबको पहचानने के बाद भी किसी का नाम नहीं लिया उसने। तभी वहां माहिर अली और मनोज शंकर भी पहुंचते हैं और आते ही मुरारीलाल से कहते हैं, आपने ही उसे मरवा डाला। और हामिर अली को प्रमाण के रूप में रखते हुए तब वह कहते हैं, इसीलिए तो प्रायश्चित के तौर पर उसका हर प्रकार से ध्यान रखना है। उनकी स्वीकार पर मनोज का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। उनसे क्षमा मांगते हुए चंद्रकला के साथ उसके विवाह की आशा रखते हैं कि वो ठीक हो जाएगा तो चंद्रकला से उसका विवाह कर देंगे। मनोज सोच ही रहे होते हैं कि चंद्रकला आती है और सब लोग उसके सिंदूर को देख लेते हैं। मुरारीलाल क्रोध से लाल हो जाते हैं और मर्यादा पर सवाल उठाते हैं। तब चंद्रकला कहती है, ये 50,000 का प्रायश्चित मिल रहा है जो आप रजनीकांत और उनका सर्वनाश किए थे। साथ में ये भी कहती है कि कोई किसी को फल नहीं दे सकता, वह संचित कर्म का होता है, फल वही होता है जो हम कर्म करते हैं। चंद्रकला अपने पिता से कहती है कि वह वहां रहकर उनकी मर्यादा तोड़ना भी नहीं चाहती, इसीलिए वह अब अपना निर्वाह खुद करेगी, मतलब वो घर छोड़ करके चली जाएगी।